अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग, आवाज़ आ रही है? बेहतरीन। अच्छा जी। बस मैं ज़रा तिलावत कर लूँ हल्की सी, ताकि मतलब बरकत हो जाए हमारे सेशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा भाई, सर पहले मतलब ऑब्वियसली अभी मुज़म्मिल ने अभी क्लास ख़त्म की है, तो फिर हम ये देख लेते हैं, थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं आपसे कि गेम के रूल्स क्या हैं। ये जो आपकी स्क्रीन है आपके सामने है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा होगा। बिल्कुल, अभी अभी हुई है क्लास स्टार्ट, अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है, खाली अभी मैं बातें कर रहा हूँ तुमसे। अच्छा, सामने तुम्हारे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा होगा। सही है ना? तो अगर तुम्हें कोई सवाल करना है, तो तुम इस पे क्लिक करके कुछ भी पूछ सकते हो। सेट है? और मतलब मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सबको पता लग जाए जिनकी पहली क्लास है। अच्छा, एक और चीज। अब ये जो तुम्हारे सवाल होंगे, भाई आवाज सबको सही आ रही है? ओके। अच्छा सर। अच्छा, तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ना वो सिर्फ मुझे दिखेगा, तो मैं पर्सनली एक एक बच्चे को एड्रेस करूंगा और मैं बता दूंगा कि सर मतलब ये इस बच्चे ने सवाल किया, और मैं उसको नाम लेके एड्रेस करूंगा। सेट है? और यार देखो, मतलब अभी बिस्मिल्लाह करता हूँ, मैं तुम्हें एक हल्की सी ग्राउंड रियलिटीज बताता हूँ कि FAR 2 है क्या, इसके बाद क्या होना है। सर देखें, FAR 1 और इंट्रो है तुम्हारा, चलो वो तो सर एक नीचे लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। तुम्हें पता है कैफ का, ये FAR 2 सबसे आखिरी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। और तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर इस पर हल्का हाथ नहीं रखेगा। और हल्का हाथ इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ये गेटवे एग्जामिनेशन है, इसके बाद तुम्हें देना है FFR। तो दिमाग में ना लोगों के हवा बना हुआ होता है कि FAR 2 है, इसमें स्टैंडर्ड्स हैं सारे, कोई भी ऐसी बच्चों वाली अकाउंटिंग नहीं है। तो यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पर हमें इसको मुश्किल नहीं बनाना। मैंने एक मतलब एक ये जो CA की क्वालिफिकेशन की है ना, मैं हर बच्चे को सामने जो बैठा हुआ है उसको एक आकाश देखता हूँ कि भाई जिसके पास पैसे नहीं थे। सही ना? तो सर मैं तुम्हें इतना बेसिक से लेके चलूंगा कि तुम्हारी सोच है। पर यार तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे हिस्से की मेहनत मैं करूंगा, तुम्हें बाकी जितने भी सब्जेक्ट लेने हैं तुम सब लो। सही ना? बाकी सारी तैयारी करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं हर बैच में कहता हूँ कि जिम्मेदार मैं हूँ उसके लिए। सही है? तो आई लव यू ऑल। हम शुरू करते हैं आज अपना पहला बेसिक, शुरू से लेके चलते हैं इसको। क्लियर है? अच्छा जी सर, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर, विवेक मंदन, आई कैन सी योर क्वेश्चन। अच्छा सर, बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। सर हमारे पास सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो हमारा है सर, जो हमने करना है IFRS 9। अगर मैं तुम्हें इसका बैकग्राउंड बताऊं कि सर IFRS 9 इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मार्केट में, प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज। या ये सबको फॉन्ट साइज दिख रहा है ये? हाँ यार, तुम लोग जूम कर लो। सही है। बेहतरीन है, तुम उसको जूम कर सकते हो, सही है, स्क्रीन को। अच्छा सर, मैं तुम्हें एक हल्का सा बैकग्राउंड बताऊं IFRS 9 का। तो सर IFRS 9 इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मार्केट में इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। यस सर करीम, आई कैन सी योर क्वेश्चन। सही है, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, तो IFRS 9 मतलब मार्केट में इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, तो यकीन करो अब तक सारी कंपनीज पाकिस्तान में इसको अप्लाई भी नहीं कर सकी है। सर हमें एज ये है कि हमने इसको 6-7 कंपनियों पे अप्लाई किया है। तो हमें पता है कि बेसिक से लेके इसको तुम्हारे दिमाग में कैसे फिक्स करना है। सर जब मैं IFRS 9 में जाता हूँ ना, तो IFRS 9 में सबसे पहली हेडिंग डली हुई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो सर दैट मीन्स कि ये पूरे स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जब मैं तुम लोगों से सवाल करूँ तुम सब मुझे लिख के इसका जवाब देना, तो एज इफ कि हम ये अज्यूम करेंगे हम क्लास में बैठे हुए, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। अच्छा, जब मैंने देखा कि भाई स्टैंडर्ड का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैं चला गया इसके अपेंडिक्स में, इसकी डेफिनेशन में। तो इसकी डेफिनेशन में कुछ ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर ये है एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्रिएट करता है एक
फाइनेंशियल एसेट एक पार्टी के लिए, और सर फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी फॉर अनदर पार्टी। तो सर दैट मीन्स कि भाई अब तो कोई आईकैप का सिनेरियो इस तरीके से है कि भाई वो तो एमसीक्यूज में तुम्हारी नॉलेज पूछेगा, रट्टा तो खत्म हो चुका है। अब तुम अगर टेक्निकली साउंड नहीं है, निकाल के बाहर फेंक देगा तुम्हें आईकैप। अच्छा सर, हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं सिर्फ अभी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि राइज देगा फाइनेंशियल एसेट एक पार्टी के लिए और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दूसरी पार्टी के लिए। तुम लोग मुझे लिख के बताओ इसमें पार्टीज कितनी हो गई? बेहतरीन उस्मान तारिक, दो पार्टीज। यानी सर दैट मीन्स के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास दो पार्टीज हैं। अब अगर मैं उन दो पार्टीज का नाम लिखूं तो पहली पार्टी का नाम है इशूअर और सर दूसरी पार्टी का नाम है इन्वेस्टर। सर इसका मतलब समझे आपने क्या बात कही? भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी हूं और मुझे पैसे चाहिए और मैं पब्लिक कंपनी हूं, क्या मैं मार्केट से पैसे रेज कर सकता हूं? यस सर। तो सर जब मैं मार्केट से पैसे रेज करूंगा ना, तो सर मैं रेज कर सकता हूं उसको दो सूरत में। या तो मैं मार्केट से उठाऊंगा लोन, या तो सर मैं अपनी इक्विटी इशू करूंगा। सर देखें जरा, लिंक करें इसको, मैं खाली आपके दिमाग में इसकी डेफिनेशन फिक्स कर रहा हूं। सर देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रिएट करेगा फाइनेंशियल एसेट एक पार्टी के लिए और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दूसरी पार्टी के लिए। तो सर जो दूसरी पार्टी है, मैंने उसको कह दिया इशूअर। इशूअर का मतलब यह है, इशूअर का मतलब यह है कि सर मैंने अगर मार्केट से पैसे लेने हैं तो मैं अपनी सिक्योरिटी इशू करूंगा। वो डेट सिक्योरिटी भी हो सकती है और वो इक्विटी सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो सर ये बात समझ आ रही है, हमें इसमें दो लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है, पर जिनकी अकाउंटिंग सीखनी है वो है डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी। यहां तक हम साथ हैं भाई लोग? बेहतरीन सर, बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल स्लो, कोई इशू नहीं है, जैसे क्लास का माहौल है। अच्छा सर, टेक्निकली वापस से मैं रीड करूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइज देगा फाइनेंशियल एसेट को फॉर वन पार्टी। तो सर सीधी सी बात है, अगर इशूअर ने अपनी इक्विटी सिक्योरिटी इशू की है, अगर इशूअर ने, मैं बिल्कुल बता देता हूं अभी दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अगर इशूअर ने अपनी इक्विटी सिक्योरिटी इशू की है तो किसी ने परचेज भी तो की होगी। तो सर वो बंदा कौन होगा? इन्वेस्टर। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि इसके लिए एक एसेट है, बिल्कुल सही। तो सर मैंने सिर्फ अभी तुम्हें एक चीज बताई है कि इसके अंदर हमें दो लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है। देखें, फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी फॉर अनदर पार्टी। तो सर इसके लिए या तो डेट होगा या तो इक्विटी इशू की होगी। मेरे लिए वो एसेट होगा क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक बच्चे का सवाल आया कि सर आप मुझे ये बता दें कि डेट और इक्विटी सिक्योरिटी में फर्क क्या है। मैं बस अभी इसको जाके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों अभी मुझे खाली मुझे आप 5 मिनट दो, मैं उसको आगे जाके क्लियर करता हूँ कि डेट और इक्विटी में फर्क क्या है। क्लियर है? बस सिक्योरिटीज में फर्क क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा, एंट्री वाइज समझाऊंगा उसको। सेट है? बिल्कुल, थोड़ा सा आगे जाके अभी ये चीज क्लियर है कि हमें दो लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है। अच्छा सर, मैं वापस से आखिरी बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ अभी तक ये समझाया आप लोगों को कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आईफआरएस 9 का नाम ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइज देता है फाइनेंशियल एसेट को एक पार्टी के लिए और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी को अदर पार्टी के लिए। तो सर मैंने कहा इस पूरी डेफिनेशन में कितनी पार्टीज हैं? तुम लोगों ने कहा दो पार्टीज हैं। मैंने कहा उसको नाम दे देते हैं, एक इशूअर दूसरा इन्वेस्टर। सही है? फिर हमने ये बात सीखी इसके अंदर कि अगर मुझे मार्केट से पैसे रेज करने हैं तो मैं बीइंग अ कंपनी दो तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता हूं। या तो मैं मार्केट से लोन ले सकता हूं, तो अगर मार्केट से लोन ले सकता हूं तो भाई मैं डेट सिक्योरिटी इशू करूंगा जो कि डिवेंचर हो सकते हैं। सही है? तो मैंने वो ले लिया। यहाँ पे लोन नोट्स हो सकते हैं, लोन ले सकता हूँ मार्केट से। या तो मैं अपने शेयर इशू करूं। तो सर अगर मैं अपना लोन लूंगा तो किसी बंदे से लूंगा ना, तो उस वो जो मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्टर है। तो सर मैंने सिर्फ अभी ये सिखाया है कि मुझे जो अकाउंटिंग सीखनी है वो दो लोगों की सीखनी है। पहला है इशूअर, दूसरा है इन्वेस्टर। क्लियर है भाई लोग? बेहतरीन हो गया सर। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं। सर अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो अगर डेफिनेशन में देखूं, दो बंदे तो समझ आ गए। एक बंदा है इशूअर
दूसरा बंदा है इन्वेस्टर। पर इसमें आपने चीजें लिखी हुई है तीन सर। एक है फाइनेंशियल एसेट, दूसरा है सर फाइनेंशियल लायबिलिटी, और तीसरी चीज है सर इक्विटी। भाई लोग यही लिखा हुआ है ना? तो अब देखो मैं तुम्हारे दिमाग में इसको फिक्स करता हूं तुम्हारी डेफिनेशन को। सर देखें, हमें सीखनी है दो लोगों की अकाउंटिंग। पर दो लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो तीन होंगे ना। या तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा, या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, या तो वो इक्विटी होगी। इक्विटी को मैं कहता हूं सर शेयर्स। अच्छा अब मुझे, सर आप बिल्कुल यूट्यूब पे होगा, अलग से आपको दिया जाएगा एकदम मस्त। पर अभी पहले ये सुन ले तू, बाद में इसको लगाएंगे यूट्यूब पे। कहाँ लगाना है, कहीं लगाना है, अभी रुक जा। अच्छा सर, अब जब मैं गया इसकी डेफिनेशन में, तो सर इसकी डेफिनेशन मुझे ये कहती है कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फाइनेंशियल एसेट को राइज देगा इन्वेस्टर के लिए, और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी को राइज देगा दूसरी पार्टी के लिए। तो सर मुझे एक बात बताएं, मुझे फाइनेंशियल एसेट भी तो पता होना चाहिए ना इसके अंदर क्या क्या आता है। सर जब मैं इसकी डेफिनेशन में गया तो इसके अंदर आता है कैश। सर दूसरा आता है राइट टू रिसीव कैश, और सर इसमें तीसरी चीज आती है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। सर राइट टू रिसीव कैश का मतलब है रिसीवेबल। अच्छा सर, इसके बाद अगर मैं आ जाऊं फाइनेंशियल लायबिलिटी पे, तो ये होता है सर ऑब्लिगेशन टू पे, और ये ऑलरेडी मैं शेयर लिख चुका हूं। अच्छा इसके अंदर डेरिवेटिव भी हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों की फर्स्ट क्लास ही यही है, जो सर ने करवाया है वो लेक्चर भी मिल जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल हो सकता है एनी काइंड ऑफ रिसीवेबल। सही है, मैं बताता हूँ, अभी सारी चीजें क्लियर करूंगा। अच्छा सर, फाइनेंशियल एसेट में अगर मैं जाके देखूं तो तीन चीजें होती, चार हैं। डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। सही है, तुम लोगों के लिए रेलिवेंट ये है। अच्छा सबसे पहले मैंने लिख दिया फाइनेंशियल एसेट। सर फाइनेंशियल एसेट होते तीन तरीके के, तुम्हारे लिए रेलिवेंट है। पहला है कैश, दूसरा राइट टू रिसीव कैश, और तीसरा है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। सर मैं अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी पे आता हूं तो वो होती है ऑब्लिगेशन टू पे, और इक्विटी सर तुम्हारे शेयर्स हैं। सर अब अगर मैं इसको समराइज करूं, तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, आखिरी बार मुझे तकलीफ दे रहा हूं, तुम्हारी उंगलियों में तकलीफ होगी, खाली लिख के बता दो कितनी पार्टीज है मेरे पास। दो है, एक है इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। तुम लोग मुझे बताओगे, तुम लोग मुझे बताओगे मेरे पास पार्टीज दो हैं, इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? तीन है। बेहतरीन हो गया, सब जीते हो उस्ताद। एक फाइनेंशियल एसेट, दूसरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, और तीसरा इक्विटी। दैट मींस कि दो लोगों की अकाउंटिंग करनी है और तीन इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, तो मेरा आईएफआरएस 9 कंप्लीट हो जाएगा। बाबू ये सब मैंने आगे सवाल करने हैं। सेट है, ये मैं पूछूंगा आपसे, आप लोग बताओगे, फिर मैं क्लियर करूंगा कि आता है या नहीं आता। सेट है। अच्छा सर, जब मैं आ गया इन्वेस्टर में, तो सर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर एक सामने वाले बंदे ने इक्विटी इशू की है, अभी तुम लोगों को डिफरेंस क्लियर होगा। जब सामने वाले बंदे ने इक्विटी इशू की है, क्योंकि वो इशूअर है, वो एंट्री क्या बनाएगा सर? कैश डेबिट, और शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 रुपए से, अज्यूम कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। सही है सर, एक इशूअर है, एक एक एक्सवाईजी कंपनी है, उसने मार्केट से पैसे रेस किए, कैश डेबिट किया, शेयर कैपिटल क्रेडिट किया। मुझे बताओ ये जो इशूअर है, इसने क्या इशू किया? डेट सिक्योरिटी इशू की है, इक्विटी सिक्योरिटी इशू की है? बेहतरीन हो गया सर, देखें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, दैट क्रिएट्स, दैट गिव राइज टू, अब यहां से रीड करो, इक्विटी फॉर अनदर पार्टी।
ये बात समझ आती है? दैट मीन्स कि अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि ये राइज देता है इक्विटी को फॉर अनदर पार्टी, यानी एक पार्टी हो गई हमारी। पर सर जाहिर सी बात है, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैंने जो इक्विटी है, शेयर्स परचेज किए हैं, तो सर मेरे लिए तो एसेट है ना, तो मैंने एक एंट्री क्या बनाई होगी अपनी बुक्स में? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा सर, ये जो इन्वेस्टर है इसके लिए ये एसेट है लायबिलिटी है? बिल्कुल सही सर। अच्छा बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, एसेट है। पर हमने फाइनेंशियल एसेट की तीन चीजें देखी हैं, तुम लोग मुझे खुद बताओगे इतने चीजों हमने अभी ब्रेकअप देखा है, क्या ये कैश है, या राइट टू रिसीव कैश है, या शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है? भंगी उस्मान, कैश नहीं है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है। कैश नहीं है, कैश मेरे पास से गया है। बिल्कुल, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। बेहतरीन हो गया सर। दैट मींस कि आपको समझ आ रहा है, मैं लिंकेज जैसे बता रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन का एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ। एमसीक्यूज आया उसके बाद भी कुछ पूछे हमें आता होगा। अच्छा सर, दैट मींस कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन इसकी। ये है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। और सर ये जो इक्विटी इशू है, ये इक्विटी है सीधा सीधा इशूअर के लिए। मैं इन्वेस्टर वाला वापस पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। सर ये मरियम आप हमसे ये पूछ रही हैं, सही है बिल्कुल, मैं यार देखो मैं छापने का पूरा मौका दूंगा, कोई मसला नहीं है, आराम से सुकून से लिखना। बट मैं कह रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जो तुम्हें मैं पीडीएफ दे दूंगा, सही है? अच्छा भाई, दो अलग अलग कंपनीज हैं। एक कंपनी ने पैसे रेस किए मार्केट से, तो भाई कोई खरीदने वाला भी तो होगा ना। तो जिस बंदे ने पैसे रेस किए उसके लिए इशूएंस है, उसने अपनी इक्विटी सिक्योरिटीज इशू की हैं, उसने एक एंट्री बनाई है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो दैट मीन्स कि एक पार्टी के लिए ये इक्विटी है और दूसरे के लिए फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल एसेट की भी तो तीन कैटेगरीज थी ना। फिर मैंने तुमसे पूछा क्या ये कैश है, राइट टू रिसीव कैश है, या शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है? तुम सबने कहा मुझे क्या ये शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो सर हमने अभी खाली एक समझा है कि देखो डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूं मैं। फाइनेंशियल एसेट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइज देगा एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए इक्विटी। अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी सीखना बाकी है, यहां तक हम साथ हैं भाई लोग। मोहम्मद, ये अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं दे रही है, ये किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही है, दो अलग अलग कंपनीज हैं। बेहतरीन हो गया यार, इस बार बच्चे चीते मिले हैं। अच्छा सर, हमने ये कर लिया केस वन, हम आ गए केस टू। आप मुझे फिर बता दें। जी, इन्वेस्टर ने परचेज किए शेयर, हसान। अच्छा, अब वापस से मेरे पास सिक्योरिटीज की मीनिंग शेयर्स है इस बार, पहले वाले केस में बिल्कुल सही। मैंने शेयर्स परचेज किए, सामने वाले ने शेयर इशू किए हैं। शेयर बिल्कुल यही है। मेरी जान, मैं बिल्कुल अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, कॉपी करना सुकून से, भले कोई मसला नहीं है। हम बेसिक बेसिक लेके चलेंगे, मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, सही है? अभी रुक जाओ, खाली एक चीज कंप्लीट करूं फिर कॉपी कर लेना, सेट है? मैं कॉपी करने दूंगा सबको, जैसे वो प्लीज रिक्वेस्ट सबसे ये यार, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, सही है, प्लीज यार कॉपी करना है इसको, साथ साथ में तुम्हें टाइम दूंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझो, कॉपी का टाइम दूंगा मैं। सेट है? नशे हो हाँ या ना तो बोलो। ओके, थैंक यू, लव यू। अच्छा भाई, हमारे पास फिर तुम बताओगे कितनी पार्टीज हैं? दो हैं, एक इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा शेयर कैपिटल पूरा हो गया हो, यानी ऑथराइज कैपिटल होता है ना भाई, तो अगर ऑथराइज कैपिटल मेरा पूरा हो गया हो, तो अब मेरे को अगर मार्केट से पैसे लेने हैं तो क्या लाजमी बात है मैं इक्विटी इशू करूं, या मैं लोन भी ले सकता हूं? बेहतरीन सर, तो इशूअर डेट सिक्योरिटी भी इशू कर सकता है। या देखो, टीचिंग में ना कसम खा के आया हूँ कि आसान करा के कराऊंगा चीजें, ये अगर तुम आईएफआरएस खोलोगे ना ऐसी बाउंस हो जाएंगी, तुम्हारी सोच है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर से फायदा उठा लो। अच्छा सर, इशूअर इशू करेगा डेट सिक्योरिटी,
अब मुझे एक बात बताओ, इसने फिर एक एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट डिबेंचर पेएबल क्रेडिट, यानी अब इसने एक लायबिलिटी क्रिएट की है और इसके पास कैश आ गया 100 रुपए का। और इसकी अब ये बताओगे, ये जो डिबेंचर पेएबल है, मैंने डिबेंचर इश्यू किए ना भाई, देखो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी भी दो टाइप की है ना, एक इक्विटी सिक्योरिटी है, दूसरा डेट सिक्योरिटी है। तुम लोग मुझे बताओगे इस वाले केस में क्या इशूअर ने अपनी इक्विटी सिक्योरिटीज को इशू किया या डेट सिक्योरिटीज को? बेहतरीन। तो सर ये आ गई इसकी डेट सिक्योरिटीज, बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब तुम लोग बताओगे क्या ये इशूअर के लिए इक्विटी है लायबिलिटी है? बेहतरीन सर, ये हो गई लायबिलिटी। अच्छा तो सर जब इसने पैसे लिए हैं तो किसी न किसी से तो लिए होंगे ना? डिबेंचर यार देखो, एक कागज का पन्ना है, दानिश मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, डिबेंचर एक कागज का पन्ना है और उस पर हम लिख देते हैं, इंडोर्स करवा लेते हैं, स्टैम्प पेपर होता है कि भाई हाँ मैंने इतने लोगों से इतना लोन लिया है, उसके ऊपर रिटर्न दूंगा। सेट है? तो ये मार्केट से पैसा उठाने का तरीका है लोन लेने का। या तो आप शेयर इशू करो या तो आप डिबेंचर इशू करो, यानी कोई भी डेट सिक्योरिटी। बेहतरीन दानिश। अच्छा अब जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल इन्वेस्टर के लिए उधार, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जब इन्वेस्टर पे आया मैं, तो इसने फिर एक एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 100 रुपए से। जी तो तुम लोग बताओगे मुझे कि इन्वेस्टमेंट अगर मैंने डेबिट की है, कैश क्रेडिट की है, तो क्या ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है? हाँ या नहीं? यस सर। ओ भाई कुछ बच्चे तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब फाइनेंशियल एसेट कौन सा है? कैश है, राइट टू रिसीव कैश है, या शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है? ओह बेहतरीन। तो सर ये आ गया मेरे पास राइट टू रिसीव कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स लायबिलिटी नहीं है, इश्यू ऑफ शेयर्स इक्विटी है। ये रहा, ये इक्विटी अलग है। देखो इशूअर के पास दो तरीके की सिक्योरिटी आती है, एक इक्विटी सिक्योरिटी, दूसरा डेट सिक्योरिटी। और जैसे सामने वाला बंदा दो सिक्योरिटी इशू कर सकता है, मैं परचेज भी दो कर सकता हूं। और कैश तो वो है ना कि फॉर एग्जांपल अगर इसने कोई रिटर्न दिया, फॉर एग्जांपल अगर सामने वाली कंपनी ने कोई रिटर्न दिया, सही है, तो अगर सामने वाली कंपनी ने कोई रिटर्न दिया तो वो एक एंट्री बनाएगा, उस मैंने पैसा फ्री में तो नहीं दिया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अज्यूम करते हैं 10% का रिटर्न 10 रुपए, और मैंने किया कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 10 रुपए। तो अब ये कैश मेरे लिए क्या है? वही कैश जो आ रहा है अपने नाम से। हाँ इन्वेस्टर का हमेशा एसेट होगा और वो शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी की क्लासिफिकेशन में आएगा। एसेट है, उसका नाम है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। इन्वेस्टर रिसीवेबल इसलिए डेबिट नहीं करेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नाम है ना। अब इन्वेस्टमेंट देखो, अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे तो हाँ मैं बिल्कुल अजान का एहतराम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कैश, बिल्कुल। तुम लोग कॉपी करो।
हाँ, रिडीमेबल शेयर्स लायबिलिटी होता है अनीस, बिल्कुल सही कह रहे हो, रिडीमेबल शेयर्स लायबिलिटी होता है। अच्छा यार, अब एक और चीज सीखो, तुम लोग कॉपी भी करो जब तक मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा देखो यार, एक चीज सीखो, अभी तुम ना बच्चे नहीं रहे हो, अभी तुम मतलब उग गए हो थोड़े से, पानी वानी डाला है तुम लोगों में FR1 और इंट्रो में, सही है ना? तो अब ये नहीं कहना कि भाई जो सामने वाली कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है यानी लोन ले रही है तो रिसीवेबल तुम बुक कर रहे हो, नहीं, राइट टू रिसीव कैश है उसका नाम है, फाइनेंशियल एसेट का नाम है, पर तुम बैलेंस शीट के फेस पे प्रेजेंटेशन के तौर पे उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दोगे। राइट है। अच्छा भाई देखो, राइट टू रिसीव कैश का सिर्फ मतलब ये कि अगर सामने वाले बंदे ने कोई लाइबिलिटी यानी लोन लिया है तो सर उसने क्या किया, कैश को डेबिट किया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डिवेंचर पेबल को क्रेडिट किया, तो जाहिर सी बात है जिसने पैसे दिए हैं उसके लिए रिसीवेबल है, राइट टू रिसीव कैश है। इररिडीमेबल इक्विटी होता है, इररिडीमेबल इक्विटी होता है हमेशा इक्विटी। इररिडीमेबल का मतलब ये कि तुम्हें पैसे वापस नहीं कर रहे, रिडीम नहीं होंगे वो। नहीं, गलत कह रहे हो तुम करीम, एक ही वक्त में इशूअर के पास एसेट नहीं आया, दो अलग अलग केसेस हैं, या तो मैं इक्विटी इशू करूंगा या तो या तो मैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी मेरी। मैंने कर दिया स्क्रॉल डाउन। रिडीमेबल का मतलब ये है कि भाई, रिडीमेबल का मतलब ये है। हाँ, कैश एसेट ही तो है, मैंने भी तो देखो लिखा है, अम्मी की कसम ये रहा, कैश एसेट है, पर अगर मेरे पास मौजूद है तो एसेट है ना। ओके, मैंने स्क्रॉल अप किया, ये आ गया इन्वेस्टर इशूअर। इन केस वन इन्वेस्टर, अच्छा देखो सब सुनना, सब सुनना, सुकून से 1 मिनट सुनो। शेरोज कह रहा है कि सर केस वन में, जो ये रहा केस वन है इक्विटी वाला, जो इन्वेस्टर है वो पूछा कि भाई इन्वेस्टर शेयर होल्डर होगा और दूसरे में लैंडर होगा। ये लिख लो अपने पास, हाँ, केस वन में इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, केस वन में इन्वेस्टर जो है वो शेयर होल्डर है और दूसरे में इन्वेस्टमेंट लेंडर है, यानी पैसे दिए मैं मैंने उधार पे, तभी मेरा राइट टू रिसीव कैश है। भाई लोग छाप लिया? अच्छा, हो दैट केस वन में मैंने जानबूझ के डिविडेंड की एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है, नीचे समझा दिया ना कि कैश आएगा तो डिविडेंड इनकम हो जाएगी, मतलब सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, डेफिनेशन समझा रहा हूँ। सही है, अगर आएगा तो बिल्कुल बनेगी। केस वन कॉपी कर लो, ये लो। सेकंड केस में आरएच पूछ रहा है कि सेकंड केस में इन्वेस्टर क्या है, सर सेकंड केस में इन्वेस्टर इन्वेस्टर ही है, बट वो इन्वेस्टर की जो क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल एसेट की, वो है राइट टू रिसीव कैश। नहीं यार, राइट टू रिसीव कैश नाम नहीं लिख सकते, तुम्हें पता है कि वो राइट टू रिसीव कैश है, क्योंकि स्टैंडर्ड में डेफिनेशन है ना कि कोई भी रिसीवेबल होगा वो राइट टू रिसीव कैश होगा, पर वो इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगा, क्योंकि देखो तुमने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई गुड्स बेचे हैं और गुड्स के अगेंस्ट में रिसीवेबल आ रहा है तो वो रिसीवेबल के नाम से आएगा, तो उसमें भी तो बाइफिकेशन रखनी है ना। मोहम्मद यूसुफ, फिजिकल में तो जो मजा है, ओए होए भाई, फिर ये मोहम्मद यूसुफ कह रहा है कि सर ऑनलाइन क्लासेस में वो मजा नहीं है जो फिजिकल में। फिजिकल में तो भाई बहुत मजा है, मुझे भी पता है जानू। भाई ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं, तुम्हारा भाई बैठा है, इसको लेके ऐसे चल रहे हैं कि साथ साथ जैसे बोर्ड पे होता है, पर तुम लोगों की कुत्ते बिल्ली की आवाज मिस कर रहा हूँ मैं। हाँ, दानिश कह रहा है लेकिन ऑनलाइन में भी वीआईपी माहौल है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मोहब्बत भाई भाई लेके चलेंगे एकदम। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मोहम्मद अवेश खान पूछ रहा है सर सेकंड केस में, एक मिनट रुक जाओ उस्ताद बेबी,
सर सेकंड केस में ईयर एंड पे एक तो राइट टू रिसीव की एंट्री है, बट यार एंड पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कैश, हाँ बिल्कुल वही है। अनीस को बड़ा पूछ रहा है कि आपका इंट्रो सर, माय नेम इज आकाश एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन ग्रैंड थॉट एंड अंजुम रहमान एंड हेडिंग ट्रांजैक्शन एडवाइजरी। फुल हैवी। अच्छा रमशा शाह पूछ रही हैं कि रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल शेयर कैपिटल समझा दें। देखें यार, अगर मैं इसको आगे जाके और क्लियर कर दूंगा, अभी फिलहाल इतना क्लियर है सबको, भाइयों और बहनों सबको इतना क्लियर है, बेहतरीन। मैं आगे चलता हूँ। यार इस बार कंसोलिडेशन से शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले हम थोड़ा वार्तालाप कर लेना आपस में, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ऑनलाइन की फिर लेके आएंगे। तभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर आ जाओ। अब मैं तुमसे पूछूंगा एक एक करके, देखो केयरफुली, यहाँ सबको देखना है, तो सबको सुकून से फोकस करना है। आ जाओ सर। हमने बिल्कुल क्लास की तरह टाइम लिया, हमने छापा है, सही है, आ जाओ। सर हम आ गए आगे। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सुकून से समझना। मैं तुम लोग मुझे बताओगे भी है यहाँ पे, अगर मैंने एडवांस में रेंट पे किया है, अब तुम्हें देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन मैंने बता दी है, सही है, उसका ब्रेकअप भी बता दिया, और सब चीजें दिमाग में बैठ गई। मैं एक बार खाली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और तुम देख लो एक बार डेफिनेशन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो राइज देता है फाइनेंशियल एसेट को एक पार्टी के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी को और इक्विटी को अदर पार्टी के लिए, सही है। तुम लोग मुझे बताओगे कि कितनी पार्टी है, जल्दी लिख के बताना। ओह बेहतरीन। कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बेहतरीन। अच्छा सर, दैट मींस कि एक इशूअर है, दूसरा इन्वेस्टर है। तुम मुझे बताओगे इशूअर कितने तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? वाह यार, चीते हो गए। कौन कौन सी? डेट एंड इक्विटी, बिल्कुल। तो मैं कितने तरीके की परचेज कर सकता हूँ? डेट और इक्विटी। अच्छा, अगर मैंने डेट सिक्योरिटी परचेज की है तो अंग्रेजी में उसका नाम क्या है? अंग्रेजी में ये डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कौन सी क्लासिफिकेशन है? फाइनेंशियल एसेट की कौन सी क्लासिफिकेशन है? राइट टू रिसीव कैश, बिल्कुल 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 परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो एकदम। अच्छा, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है, पर कौन सी क्लासिफिकेशन है? बेहतरीन। अब लग रहा है ना कि क्लास में बैठे हुए हैं। बेहतरीन हो गया उस्ताद। अच्छा सर अब आ जाओ। अब मैं तुमसे पूछूंगा, एक लाइव क्विज है, तुम लोग बताओगे डेफिनेशन, क्योंकि एग्जामिनर जितना घुमाए तुम्हें तुम्हें नहीं घूमना। अब तुम मुझे बताओगे ना कि ये है या नहीं है। अच्छा सर, मैंने अगर कोई एडवांस में रेंट पे किया है तो मैं एक एंट्री बनाता हूं, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ सर, तुम लोग मुझे बताओगे एक चीज, क्या ये प्रीपेड रेंट एसेट है? एक एक करके बताओ सुकून से, हाँ साथ साथ चलना है। क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? अच्छा, जो यस कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। क्योंकि क्योंकि ना ये कैश है तुम्हारे पास, ना ये कोई राइट है रिसीव करने का, क्योंकि तुम्हें पैसे वापस थोड़ी ना मिलेंगे। बेहतरीन हो गया। तो सर ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी है, सुकून से सीखना। हाँ, तीन चीजें उन तीनों में से एक भी नहीं है। ना ये कैश है, तुम्हारे पास से कैश तो चला गया, किसी और के लिए कैश है, ये एसेट है। अच्छा, ना ये राइट टू रिसीव कैश है, ना ये किसी और कंपनी के शेयर्स हैं। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, वो प्लीज ये वाली एंट्री के बाद ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। नहीं है ये फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अब सुकून से एक चीज देखना, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो प्लीज देखना, तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम ये लिखो, हर वो एसेट
जो बाद में कैश में कन्वर्ट होगा, कैश में रियलाइज होगा, वो फाइनेंशियल एसेट है। हर वो एसेट जो बाद में कैश में रियलाइज होगा, वो कौन सा एसेट है? फाइनेंशियल एसेट। क्या मुझे बताओ, ये प्रीपेड रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा या इस पे कैश मिलेगा? बेहतरीन, समझ आती है बात? तो भाई तुम्हें एक्सपीरियंस से सिखा रहा है, सुकून से मैं वापस से बता देता हूँ। इबाद आप पूछ रहे हैं कि वापस से बता दूं, भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इसके अगेंस्ट में पैसे नहीं मिलने वापस, ये बाद में किस में कन्वर्ट होगा? एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा ना। तुम सब्सिक्वेंट एंट्री इसकी क्या बनाओगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट सब्सिक्वेंटली और प्रीपेड क्रेडिट। तो सर दैट मींस कि सब्सिक्वेंटली ना तुम्हें कैश मिलना है, ना कोई तुम्हारा राइट टू रिसीव कैश है, ना कोई तुम्हारे शेयर्स हैं, तो सर सीधी सी बात है, ये फाइनेंशियल एसेट ही नहीं है। यहां तक हम साथ हैं भाइयों? बेहतरीन हो गया मोहम्मद बाबर। अच्छा सर, दूसरी चीज? नहीं नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी आइटम नहीं होता। जैसे शेयर्स, शेयर्स मॉनेटरी आइटम नहीं है, वो सिर्फ होते हैं आपका रिसीवेबल, पेएबल और कैश। हाँ, डेट सिक्योरिटी मॉनेटरी आइटम है। हाँ बिल्कुल रमशा, मैं अभी उसी पे ही आ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी है, कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी है। अभी मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ ना, देखो मैं सारी चीजें तुम्हें बताता हूँ सुकून से। यहाँ तक मेरे भाइयों और बहनों, हम साथ हैं यहाँ तक? अम्मी की कसम खा के बताओ, देखो मजाक से अलावा मतलब सही क्लियर है, दिमाग में बैठ रहा है ऑनलाइन में? मेरी कसम खा रहा है भंगी? चलो ओके, बेहतरीन। अच्छा सर अब आ जाओ, अब सामने वाले का भी मंजन देख लेते हैं। अरे उस्ताद लव यू। अच्छा सर अब आते हैं उस पे, लाइबिलिटी के केस पे। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई एडवांस में पैसे दे दे? तो सर मैं एक एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, यानी सामने वाले ने, मेरे भाई मेरा टेनेंट है वो, उसने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, मैंने एक एंट्री बना दी। मैं तुम लोगों से जो पूछता हूँ वो बताना, क्या ये लाइबिलिटी है? ओके बेहतरीन। अरे ये नहीं है कौन बोल रहा है? लाइबिलिटी है, बिल्कुल लाइबिलिटी है। अभी लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड है, कमाया नहीं है तुमने। पर क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्योंकि तुम्हें पे नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, और फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? ऑब्लिगेशन टू पे। बेहतरीन हो गया। अच्छा दैट मींस कि सर अगर आपको ये पे नहीं करना, तो ये आगे जाके सेटल कैसे होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? इनकम में। तो सर आप इसकी क्या एंट्री बनाएंगे आगे जाके? अनअर्न्ड हो जाएगा डेबिट, और इनकम हो जाएगी क्रेडिट। बिल्कुल सर, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा जी सर। यार मैं देखो, मैंने अभी सबसे ये कमेंट किया है कि मैं 6:35 पे ऑफ करूंगा, फौरन मुसल्ले पे चलेंगे सब साथ। तो प्लीज अभी रिक्वेस्ट है ना, अभी खाली ये लेके चलते हैं, सही है ना? वरना फिर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। अभी इतनी मोहब्बत आ रही है तुम लोगों पे, प्यार आ रहा है कि भाई तुम सब बैठे रहो, बस खाली देख नहीं सकता तुम्हारी शक्लें। गुलाम मुस्तफा सही है? नहीं नहीं, मगरिब का 6:50 पे है, तुम्हारा भाई देख के बैठा ही है। अच्छा सर, तो हम वापस इस पे आते हैं, हम वापस इस पे आते हैं। मैं शक्ल दिखाऊंगा आखिर में, जाते हुए दिखाऊंगा, प्लीज अभी जरा आप यहाँ पे देख लें। बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं, प्लीज। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, ये चीज बाद में कन्वर्ट नहीं होनी है, कैश में नहीं, मुझे पे नहीं करनी है, तो दैट मीन्स कि मेरी लायबिलिटी तो है बट फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, सही है सर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप सुकून से सोच के बताइएगा, जब ये बाद में इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या ये ऑब्लिगेशन टू पे है मेरी? तो सर दैट मीन्स कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, तो ये मेरी ख्याल से मेरी लायबिलिटी तो है बट ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये समझ आती है बात? अच्छा, तो जैसे हमने एसेट के लिए लिया, हर वो चीज जो कैश में रियलाइज होगी, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुकून से सुनना मेरी बात, हर वो चीज
जो कैश में रियलाइज होगी, मैं फिर रिपीट करता हूं, हर वो चीज, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हो जवेरिया, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि देखो उसमें ऑब्लिगेशन टू पे, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बाद में देखो कैश में थोड़ी ना सेटल हो रही है, ये इनकम में कन्वर्ट हो रही है। जवेरिया, ओके। अच्छा सर, तो जैसे तुमने एसेट के लिए लिखा मेरे साथ कि हर वो एसेट जो बाद में कैश में रियलाइज होगा वो फाइनेंशियल एसेट है, तो लायबिलिटी के लिए भी उल्टा लिखो कि हर वो चीज जो आगे जाके कैश में सेटल होगी वो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। लिख लो अपने पास एक लाइन। अच्छा सर, अब एक और क्वेश्चन, कैश में रियलाइज नहीं है तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम हुआ ना सर? अबे क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, अनअर्न नॉन मॉनेटरी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, हम बाद में वापस से रिपीट कर देता हूँ ये वाला पॉइंट कि देखो फाइनेंशियल एसेट के लिए मैंने एक समरी लिखवा दी ना, हर वो एसेट जो कैश में रियलाइज होगा वो फाइनेंशियल एसेट है, और हर वो चीज जो कैश में सेटल होगी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन टू पे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये समरी बनाई है। मरियम अब क्लियर है, हमारा क्लियर है, ये समरी लिखवा दी है मैंने कि हर वो एसेट जो कैश में रियलाइज होगा वो फाइनेंशियल एसेट है, और हर वो लायबिलिटी जो कैश में सेटल होगी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मैं आखिरी बात तुम लोगों से पूछता हूँ, प्लीज यार बिल्कुल सही लिखना, बिल्कुल सही लिखना ये वाली बात यार। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में बाद में आते हैं, IAS 21 का पर्सपेक्टिव है। मॉनेटरी आइटम से तुम्हारे तीन होते हैं, कैश, रिसीवेबल और पेएबल, बस सेट है। अब तुम आखिरी बार मुझे बता दोगे, और ये नॉन मॉनेटरी है। अच्छा, अब सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ एन इन्वेस्टर रिसीव कैश एज एन फाइनेंशियल एसेट? भाई फॉर एग्जांपल सुकून से सुनो, आपने किसी कंपनी में डेट सिक्योरिटी परचेज की है, तो आपने ऊपर एंट्री क्या बनाई थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब आपने जो लोन दिया है सामने वाले को, क्या जिंदगी भर के लिए दिया है, वो आपको वापस भी मिलेगा पैसा? सर वापस भी मिलेगा, तो दैट मींस कि वो जो फाइनेंशियल एसेट है वो वापस कैश में रियलाइज होगा। रमशा क्लियर है? बेहतरीन सर। अच्छा, अब तुम लोग यार प्लीज आखिरी बात बता दो, ताकि अपने भेजे में एक बात बढ़े है कि तुम लोग साथ चल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ये अनअर्न इनकम क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है? एक ही बात सही बताना बिल्कुल सब। ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है बिल्कुल, और आप लोग कह रहे हो कि ये बाद में कैश में रियलाइज, मतलब कैश में सेटल नहीं होगा। ओह बेहतरीन। बेहतरीन सर, हम सब साथ चल रहे हैं। अच्छा, अब आखिरी चीज पे, मैंने तो अभी सिर्फ काम इस पे किया है तुम्हारे लिए कि मतलब तुम्हें डेफिनेशन खोल खाल के समझाई है। और देखो यार, जितना टेक्निकल जाए ना उसका बाप भी कुछ नहीं उखा सकता, तुम्हें आता होगा क्योंकि तुमने एम कैसे पढ़ा है। अच्छा सर, आ जाओ। सर मुझे एक बात बताओ। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, एक और चीज लिख रहा हूँ, सवाल का जवाब तुमने देना है। सर मुझे एक बात बताना सुकून से, एक चीज सोच के, हम अभी आपकी टैक्स की क्लास हुई है सर, मुजम्मिल ने भी टैक्स की क्लास ली। आप अगर टैक्स पे करते हैं तो टैक्स एक्सपेंस आता है ना? बेहतरीन सर। तो सर अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए, हाँ, कि मैंने किया टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, आप मुझे बताएं क्या ये टैक्स पेएबल लायबिलिटी है? अरे लव यू दानिश। अच्छा, लायबिलिटी है। तुम लोगों से पूछता हूँ सब, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? अच्छा बेहतरीन, मतलब 98% लोग कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। भाई मैं कहता हूँ लायबिलिटी है, मेरा भी ईमान है। और तुम लोग कह रहे हो कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि ये ऑब्लिगेशन टू पे है, यही कह रहे हो ना सब लोग? यस, पर मैं बताऊं, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। वाई? क्योंकि भाई का देखो लॉजिक, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
टू पार्टी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, गवर्नमेंट से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। ओ बेहतरीन। कैसा? एक बच्चा कह रहा आप भी मनी हीस्ट की तरह थ्रिल देते हो। पे करना मैंडेटरी है ना, पर देखो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। सब लिखो अपने पास, सब लिखो अपने पास, सब लिखो अपने पास। देखो डेफिनेशन पे क्यों टाइम लगाया मैंने भाई, कोई और होता बोलता चल भाई एंट्री बनाओ निकल हो गया IFRS 9। इतनी टेक्निकलिटीज है, तुम्हारी सोच है। ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सर वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। एसेट तो है और लाइबिलिटी भी है। तो IFRS 9 में आने के लिए मेरे भाइयों और बहनों मुझे बताओ किस चीज का होना लाजमी है? अरे लव यू दानिश, बेहतरीन, अब समझ आती है बात। ये हाँ, गवर्नमेंट की तो राइट टू रिसीव कैश है ना, पर उसका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई ना हमसे। अच्छा, एक बच्चे ने एक 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 बच्चे ने मुझे अभी सवाल पूछा कि सर दो लोगों का मतलब आपस में वो है, क्या बोलते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अबे भंगी मेरी बात सुन, क्या दो लोग क्या गवर्नमेंट के साथ तू बैठ के बातें कर रहा है कि मैं तेरे को टैक्स दूंगा? सही है, तो सर दैट मीन्स कि हाँ एसेट के लिए भी अभी मैं आता हूँ, एसेट पे मैं एसेट पे बिल्कुल आ रहा हूँ अभी, सेट है। लायबिलिटी क्लियर है। तो सबने अपने पास ये लिखना है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है। तो वो उसके एम्बिट से बाहर हो गया। सेट है भाई लोग? साथ हैं? उस्ताद लोग सब साथ हैं हम? बेहतरीन। अच्छा सर, अब इसको लेके चलते हैं आगे, इसको जरा एसिड का केस भी देख लेते हैं। एसिड का केस भी ऐसे समझने के लिए देख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप सर, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा भी होता है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद तुमने टैक्स में नहीं पढ़ा हो या जिसकी टैक्स की पहली अटेम्प्ट हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि सर जब तुम मतलब बिजनेस करते हो ना, तो सामने वाला तुम्हारा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करके देता है। सुकून से एक चीज सीखो, सुकून से एक चीज सीखो। फॉर एग्जाम्पल, सुकून से एक चीज सीखो, हाँ विथहोल्डिंग टैक्स, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। विथहोल्डिंग टैक्स एक ऐसी चीज है कि भाई सामने वाला सैलरी है, सैलरी जो आपको मिलती है ना वो आपके पैसे कट के मिलती है। सही है, टैक्स कट के मिलता है आपको। मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिसको अभी मतलब अपनी एक छवि बना लो दिमाग में। भाई कुछ पेमेंट्स ऐसी होती है जो सामने वाला बंदा, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विसेज रेंडर की है, तो सामने वाला बंदा आपको जो पेमेंट करेगा आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट में, वो आपके पैसे काट के देगा और वो पैसे आपके ब्याज पे गवर्नमेंट को जमा कराएगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट को रिस्क होता है कि सामने वाला जो भंगी कमा रहा था मुझे टैक्स नहीं देगा। बेहतरीन बेहतरीन, अभी तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा। तो सामने वाला बंदा तुम्हें टैक्स नहीं देगा। सही है, तो गवर्नमेंट को ये डर होता है, तो वो कहता है कि भाई जो लोग पेमेंट कर रहे हैं ना इस बंदे को, उसका टैक्स काट के मुझे जमा करा देना। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक तरीके से मैंने एक एडवांस टैक्स जमा करवाया हुआ है? नहीं, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लॉ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अनिला, ये लॉ है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल इसमें कुछ भी नहीं है। सेट है? तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पैसे मिलने हैं, तो भाई मुझे जो पैसे मिले होंगे तो सर मुझे तो पैसे कट के मिले होंगे, यानी कम मिले होंगे, यानी क्योंकि मेरा ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ, एक चीज सुन लो यार, सब सुन लो मेरे साथ। हाँ एक, अब सुकून से सुनो, हाँ देखो सुकून से सुनो, 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट, हाँ, खाली 1 मिनट सुकून से यहाँ फोकस करना। मैंने एक काम किया भाई, मैंने कोई उसको 100 रुपए की सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज इनकम रिकॉर्ड की 100 की। 100 पे 10% बनता है विथहोल्डिंग टैक्स, जो कि सामने वाले की जिम्मेदारी है वो काट के दे। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे कैश कितना मिला होगा भाइयों? 90 का। बिल्कुल। अब ये जो बाकी बाकी पैसे बचे हुए मेरे पास, बाकी जो पैसे बचे हुए वो मेरा है एडवांस टैक्स।
कितने का? 10 का। तो टेक्निकली ये मैंने एक एसेट बुक किया हुआ है, और इसकी लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल जब जब मेरे पास जब मेरी असल टैक्स ऑब्लिगेशन बनेगी, अब देखो सुकून से सीखना है ये वाली बात, मैंने अज्यूम किया साल के आखिर में मैंने अपना हिसाब किताब किया, और मेरी, बिल्कुल मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दानिश, कोई मसला नहीं है। देखो यार मैंने एक इनकम कमाई 100 रुपए की, सामने वाला मुझे आइडियली कितने देगा? 100 रुपए, पर उसको गवर्नमेंट ने ये कहा लीगल, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, लीगल, आई विल ऑलवेज रिपीट ये लीगल लॉ उसको ये कहता है कि भाई तू जब भी पैसे करेगा ना, पे करेगा, तो उसमें से 10% काटेगा, तो उसका 10% बनता है 10, तो उसने मुझे नेट पेमेंट की है 90 की। अब मसला ये है कि जो 10 मेरे काट लिए गए पैसे वो अभी भी मेरे लिए एसेट है, और वो एसेट इसलिए है क्योंकि मैं बाद में इसको क्लेम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है 25 की, तुम लोग मुझे बताओगे क्या 25 पे करूंगा या 10 माइनस करने के बाद? बेहतरीन। और 10 माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो चुके हैं। समझ आ रही है बात? बिल्कुल बेहतरीन समझे हो तुम लोग, बेहतरीन। अच्छा सर, दैट मीन्स कि ये एसेट तो है, तुम लोग मुझे बताओगे एसेट है ये? क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? अच्छा, फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं है? हाँ हुदैत, फाइनेंशियल एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये लीगल एसेट है, लीगल, लीगली मेरे पास अराइज हुआ ये, ऑब्लिगेशन नहीं को अभी एसेट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, अभी एसेट है। सही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हुदैत क्लियर है? और एक बच्चे ने बिल बहुत अच्छी बात कही, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वाले एसेट से, यार बेहतरीन बेहतरीन, इस वाले एसेट से, एक तो मैंने तुम्हें लॉजिक बता दी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट नहीं है अवेज, इसको सही करो, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट है, वो लीगल एसेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल हटा दो उसको। सही है। अच्छा, टैक्स एक्सपेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे वापस रिकवर, मतलब ये एडजस्ट होंगे ना, ये एक्सपेंस थोड़ी ना बना है। अच्छा हुदैत, अब तुम जो कह रहे हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी भी कंपनी का एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखोगे ना, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ तो तेरे पैसे काट के सामने दूंगा, उसकी सैलरी लिखी हुई होती है बस, और उसके अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, तो जो पैसे कटते हैं वो तो लॉ के हिसाब से काटता हूं ना मैं। सही है, बेहतरीन हो गया उदैत यार। प्लीज रिक्वेस्ट है, सब बताओ, डेफिनेशन क्लियर है पप्पू एकदम? बेहतरीन हो गया। तो यार देखो, एक एक रिक्वेस्ट मैं बार बार रिपीट करूंगा, तो मैं लिखने का टाइम भी दूंगा, मैं सब समझाऊंगा। रिक्वेस्ट ये है कि क्लास में अटेंटिवनेस 100% रखना। टैक्स की लाइबिलिटी मैंने 25 अपने हिसाब से मतलब अज्यूम की है ऐसे ही। ग्रेचुटी यार आईएफआरएस 9 के एम्बिट से बाहर है, वो आगे जाके बताऊंगा मैं। ठीक है। हसन अली शाह में क्या रिपीट करूं? वापस से बताओ। हसन अली खान में क्या रिपीट करूं? अच्छा रमशा ने, तो एक एक करके सब सुनो हाँ। हाँ यार, एक और चीज भाइयों, प्लीज एक एक मैं तुम्हें एक एक चीज बता दूं, पहले सुकून से सुनो एक एक करके हाँ। एक एक करके, मुझसे पहले रमशा ने एक सवाल किया है, एक में कमेंट्स रोको हाँ, 1 मिनट। जी सर बिल्कुल। अच्छा एक एक करके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, रमशा एक बात कह रही है कि सर ये टैक्स एक्सपेंस क्यों नहीं है? रमशा देखो, टैक्स एक्सपेंस तब होता है जब मेरे पास से पैसे चले गए, सही है, अब कुछ नहीं हो सकता, पर ये तो ऐसे 10 रुपए हैं जिसको मैं एडजस्ट करूंगा अपनी लाइबिलिटी से। सही है रमशा, तो ये एडजस्टेबल है। अब जब तुम आगे जाके टैक्स में सीखोगे प्रैक्टिकली, या मुजम्मिल सर आपको सिखाएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं लाइबिलिटी से, और कुछ ऐसे होते हैं जो एडजस्टेबल नहीं होते, तो जो एडजस्ट नहीं हो सकते वो सीधा सीधा एक्सपेंस बन जाता है मेरा।
क्लियर है? और ये एडजस्टेबल इसलिए मैंने इसको एसिड दिखाया, सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए। रमशा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? असलान बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब इसको एडजस्ट करूंगा। यस रमशा बिल्कुल सही कह रही हो कि टैक्स स्टेटमेंट की लायबिलिटी से ये एडजस्ट होगा। एडजस्टेबल का मतलब भाइयों ये है, मतलब हम इसकी डिस्कशन कहीं और लेके जा रहे हैं। एडजस्टेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी यूं देख लेते हैं ना, यूं देख लेते हैं, इधर देख लो भाइयों, इधर जल्दी जल्दी, हाँ एक में इधर देख लो, रमशा आप भी देख लें, सब देख लें, मैंने कितने की इनकम कमाई है, सब लिख के दो जल्दी साइड में, बाहर में लिख के दो कितने की इनकम कमाई है, 100 की। अच्छा मेरा टैक्स रेट है 25%, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही होगी? 25 की। तुमने एक एंट्री बनाई, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। देखो मैं तुम्हें ऐसा भी दिमाग में फिक्स करूंगा ना, तुम्हारी सोच है। ओके सर। अच्छा आप इधर देखो, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 25 से और टैक्स पेएबल क्रेडिट कितने से? 25 से। क्लियर है? अच्छा अब मेरी एक बात सुनो मेरी जान, प्लीज सब सुनो। क्या ये 25 के अंदर ये वाला 10 शामिल है? अब देखो कैसा चिपकाता हूं तुम्हारे दिमाग में। पर क्या अब ये 10 पे करोगे? क्यों नहीं पे करोगे भाई? ऑलरेडी तो क्या ये एक्सपेंस में नहीं कन्वर्ट हुआ? तो क्या ये एक्सपेंस में नहीं कन्वर्ट हुआ? हो गया, बेहतरीन हो गया, टैक्स तो लगा बट खाली इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है? तो इनकम पे टैक्स ऐसे लगता है तुम्हारा भाई अकाउंटिंग कराएगा ना, तुम्हें क्या सोचते हो तुम, सही है? तो सर मैंने क्या किया, अब सुकून से एक चीज देखना, अब मैं एक एंट्री बनाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे, टैक्स पेएबल डेबिट और एडवांस टैक्स क्रेडिट कितने से? सेट है? तो बचा कितना पेएबल तुम्हारा इसमें से ये माइनस करने के बाद? 15। तो तुम क्या एंट्री बनाओगे इसकी? टैक्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ भाई अब क्लियर है? बेहतरीन हो गया, दैट मीन्स कि अब हमें एक चीज समझ आ गई है, मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी कंपाउंड एंट्री बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अच्छा रमशा क्लियर है? लिख के बता दें आप। अच्छा आपने ऑलरेडी लिख दिया है, ओके सॉरी। अच्छा अब सर एक बात, हमने डेफिनेशन कर ली, और देखें सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, दिल से मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं बार बार एम्फेसाइज पता है क्यों कर रहा हूँ, घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं फिजिकल क्लास होगी तब ले लेंगे। मैं तुम्हें बताऊं आई कैप का हल्का सा एक झटका आएगा और वो ये बोलेगा कि बाबू पेपर है 15 दिन के बाद, सही है ना? 15 दिन खाली डिले किया हमने, तो इसको अकॉर्डिंगली लेके चलना। सेट है? तो सर देखो प्लीज साथ साथ लेके चलो, मैं कसम खाता हूँ जिम्मेदारी लेता हूँ पूरे सब्जेक्ट की इसकी, तो मैं सिर्फ अटेंटिवली क्लास लेनी है और मुझे सवाल का जवाब देना है। सेट है? होमवर्क दे दूंगा एक दो क्वेश्चन, सही है, साथ साथ लेके चलूंगा जैसे क्लास वाला माहौल है। लव यू टू उस्मान। हाँ जी चले आगे। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए या इक्विटी के लिए किसका होना लाजमी है? तुम बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी है। राइट है? फाइनेंशियल एसेट में तीन चीजें आती हैं, कैश, राइट टू रिसीव कैश और शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में ऑब्लिगेशन टू पे आता है और इक्विटी में तो शेयर्स आते हैं। राइट है? ये हमने समरी बना दी इसकी। फिर हमने एक बात लिखी कि तुम दो लोगों की, यार मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर कल हो या परसों हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पागल हो गया था, मैं एफआईआर को कब से वेट कर रहा था कि जैसे ही शुरू हो तो बस मैं आऊं। अच्छा सर अब, लव यू उस्मान। अच्छा अब आप साथ लेके चलते हैं इसको, सही है? अब सुकून से एक चीज सीखो, तुम लोग वापस से मुझे बताओगे कि तुम लोगों ने अभी मेरे साथ कहा था कि सर मुझे दो लोग हैं मेरे पास पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, एक है इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। सेट है? अच्छा दैट मीन्स कि आपका पूरे IFRS 9 अगर आपको सीखना है तो आपने इसकी अकाउंटिंग भी सीखनी है और इसकी अकाउंटिंग भी सीखनी है।
सेट है। आपने मुझे कहा और अभी हमने सीखा भी कि इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इशू इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक डेट सिक्योरिटी, दूसरा इक्विटी सिक्योरिटी। इशूअर भी दो तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है, डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी। सेट है भाई। अच्छा सर, अगर मुझे इस पूरे, जो मैं कहूं कि भाई पूरी कहानी को सीखना है, पूरा आईएफआरएस 9 खत्म करना है, तो मुझे दो लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है, इन्वेस्टर और इशूअर, और दोनों के अंदर डेट इक्विटी सीखना है। ये बात समझ आती है? तो सर अब हम अपने पहले पड़ाव के ऊपर चलते हैं कि सर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं सबसे पहले किसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा? इन्वेस्टर की। और इन्वेस्टर की अकाउंटिंग में भी सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा इक्विटी सिक्योरिटीज, फिर उसके बाद मैं आऊंगा डेट पे, और उसके बाद फिर इशूअर की अकाउंटिंग पे चलेंगे। क्लियर है भाई लोग ये? एडवांस टैक्स फाइनेंशियल एसेट नहीं है, एडवांस टैक्स फाइनेंशियल एसेट नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सही है। अच्छा सर, विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन फाइनेंशियल, यस सर, हम सब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सब डिस्कस करेंगे। आगे आगे तो चलें, अभी तो मैंने डेफिनेशन चिपकाई है आप लोगों के दिमाग में। और मैं अम्मी की कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, तुम्हें जो अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना, तुम्हारी सोच है कि तुम्हारा लेवल क्या होगा। सही है, तुम्हारी सोच है, मैं वादा करता हूँ ये आज। थैंक यू सो मच। अच्छा यार उस्मान, अभी इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में। अच्छा सर, अब ये आ गया डेट सिक्योरिटी इक्विटी सिक्योरिटी, सर हम बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं हम इक्विटी सिक्योरिटी की तरफ। दानिश, थैंक यू। दानिश कह रहा है कि भाई एलपी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिपकाई है डेफिनेशन, लव यू। अच्छा सर, आप प्लीज सब अपने पास ना ये वाली एक बार समरी कॉपी कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ। एक बच्चा मुझसे पूछा है, अब्दुल राफे, कि सर स्टडी डेस्क कितनी इंपॉर्टेंट इन एफएआर 2। मैं वापस से अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि स्टडी डेस्क तुम्हें खोलने की नीड भी नहीं होगी, मैं तुम्हारे दिमाग में फिक्स कर दूंगा सारी चीजें, याद होंगी तुम्हें, नहीं खोलना है स्टडी डेस्क। जब मैं तुम्हें डेफिनेशन इतने घोल के पिला रहा हूँ, तो सोचो बाकी चीजें भी तो पिला ही दूंगा ना। प्लीज ये छाप लें आप लोग जल्दी, फिर मैं इसकी आगे लेके चलूँ, ताकि तुम लोग साथ साथ चलो। अबे मोहम्मद, बेचूं क्यों स्टडी डेस्क भाई, रख अपने पास। अच्छा दानिश अब्दुल मुझसे पूछ रहा है कि सर डेट और इक्विटी में डिफरेंस बता दें भाई। अच्छा दानिश, एक आखिरी बात सुन लो। हाँ यार, अभी तुम सब जब ग्रुप पे आ जाओगे ना, एफआर 2 वाले, मैंने पूरी एक बुक बना दी है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, पास पेपर की तो कोई औकात ही नहीं है उसके सामने, इतने कोई मतलब मेहनत करके जिंदगी की तमाम तरीन सवाल बना के खुद डाले, खुद से हाथ से बनाई हुई बुक है वो। सही है, तो वो आपको मिल जाएगा वहां पे। मैं बिल्कुल समरी दे दूंगा, मैं दीदार करवाऊंगा बिल्कुल। अच्छा सर, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, बेहतरीन हो गया सर। अभी हम, तुम अपने पास हेडिंग डालोगे। हाँ यार, सब ग्रुप पे आ जाना, रिक्वेस्ट है, मैं अपनी बुक शेयर करूंगा, या तो अगर हो सके तो मैं यहाँ पे एआरडीडी में आपको निकलने भी तो नहीं दे रहा ना, मसला ये है। तो मैं एआरडीडी में बुक्स प्रिंट करवा के रखवा दूंगा, अब जिसका जब आना हो या जिसके लिए पॉसिबल हो, सही है ना, वो वहां से बुक उठा लेगा, हार्ड में बुक चाहिए, वरना मैं सॉफ्ट में भी दे दूंगा, पीडीएफ में, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। तुम लोगों ने
तुम लोगों ने अपने पास हेडिंग डाली है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर और उसके नीचे सब हेडिंग डाली है इक्विटी सिक्योरिटी। क्लियर है? अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर इक्विटी और डेट में डिफरेंशिएट कर दें, मैं वो बता देता हूँ। सेट है सही भाई, आप आखिरी बात सुन लो एक बात, कि अगर मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी फॉर एग्जाम्पल आकाश एंड कंपनी है, वो उसको मार्केट से पैसे लेने हैं, तो मैं सर या तो अपने शेयर इशू करूंगा, तो अगर मैं अपने शेयर इशू करूंगा तो वो होगी इक्विटी सिक्योरिटी, और अगर मैं अपनी फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर इशू करूंगा वो होगी डेट सिक्योरिटी, यानी मेरी लायबिलिटी होगी, वो इक्विटी में नहीं जाएगी। क्लियर है? अच्छा सर, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ सर। अब सुकून से यार प्लीज देखो 100% फोकस रखना, मैं क्योंकि ये कह रहा हूँ कि जब मैंने इतना बेसिक से उठाया है ना, अब अकाउंटिंग भी दिमाग में चिपकनी चाहिए। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, मैं बाद में इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा, समरी भी बनाऊंगा। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा जिसका नाम होगा इक्विटी सिक्योरिटी, तो सर आप उसको दो तरीके से रख सकते हो। वो दो तरीके रखते हैं सर, एक बिजनेस मॉडल है, आप उसको रख सकते हो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, इसका मतलब क्या है सर? सुकून से रहना, मैं पूरा दिमाग में बिठाऊंगा, सुकून से समझना। सर आप इसको कितनी चीजों पे किस तरीके से रख सकते हो सर? दो क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, ये क्लासिफिकेशन है। मैं बिल्कुल बताता हूँ, सब बताता हूँ, मैं तभी कहा है सुकून से रहो, मैं सब बताता हूँ कि क्या है। सर ये क्लासिफिकेशन है सर, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने जो सिक्योरिटी परचेज की है वो की है इक्विटी सिक्योरिटी, तो आपने इनिशियली तो एंट्री बनाई होगी ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो सर वो कह रहा है कि आप ये इन्वेस्टमेंट रखोगे किस पे? फेयर वैल्यू पे। पर सर वो मॉडल होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अब ये क्या होता है, कब होता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, प्लीज खाली 10 मिनट देना मुझे और साथ रहना, कनेक्टेड रहना मेरे साथ। सही है सर, मैं इसको आगे लेके चलता हूं। पहले एक चीज सीखते हैं सर, मुझे एक बात बताएं। मैंने एक कंपनी के एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि तुम लोग भी लिखना अपने, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड पीएनएल, से समझाने के लिए बता रहा हूं अभी। सही है सर? अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा सर मुझसे कि आप ओसीआई का मतलब बताते हैं। आपने एफएआर 1 में पीपी की रीवैल्यूएशन की होगी, हाँ या नहीं? लिख के बताओगे सब? यस सर। तो जब पीपी एक 100 रुपए का है, वो 150 पे चला गया, आप उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब क्लियर है? तो ये वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। अच्छा, क्या एक और चीज, क्या ये पीएनएल का पार्ट होती है या पीएनएल खत्म होने के बाद आता ही है? बिल्कुल सरप्लस है, ये सरप्लस है, इक्विटी का पार्ट होता है। सही है, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये इक्विटी के बाद आता है, खत्म होने के बाद पीएनएल के। सही है, हम यहाँ पे सब साथ हैं, सब ने ओसीआई का मतलब समझ लिया। क्लियर है सर? सब ने ओसीआई का मतलब समझ लिया। ओसीआई इज अ काइंड ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस जो इक्विटी का पार्ट है। सही है, देखो मैं तुम्हें खाली वर्ड्स बता रहा हूँ, जार्गन सिखा रहा हूँ, अभी तो अकाउंटिंग पे गया ही नहीं हूँ। ओसीआई में फिर रिपीट कर देता हूँ सर। एक बच्चे ने पूछा सर ओसीआई वापस बताना। सर भाई मैंने कहा कि जब तुमने एक एसेट खरीदा पीपी, 100 रुपए का खरीदा, तुम्हारा जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है। तुमने क्या किया कि जब 150 का हो गया एसेट, तो तुमने एक एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस तुम लोग मुझे बताओ लिख के, क्या पीएनएल में गया होगा, इक्विटी में गया होगा? इक्विटी में। तो दिस रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो अब तक रियलाइज नहीं हुई। क्लियर है? अच्छा सर, आगे लेके चलते हैं इसको। सर अभी हमने खाली मतलब समझ लिया, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब सुकून से प्लीज 100% अटेंशन इधर रखना। समीर मैं आखिरी बार बता देता हूं, नहीं नहीं, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है ओसीआई, बट प्रॉफिट के बाद होता है ये। सही है?
समीर मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूँ, आखिरी बार बता देता हूँ, सही है, आखिरी बार बता देता हूँ। समीर सुन लो एक बात, तुमने पीपी परचेज किया 100 रुपए का, कैश क्रेडिट किया 100 रुपए का। अच्छा पहले तुमने साथ तो बता दो, क्या ये पीपी एसेट है? जल्दी जल्दी बताना, क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? बेहतरीन, चलो अब ये समझ आ गया, क्लियर क्लियर है। अच्छा भाई, तुम्हारा मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू हो गई इस एसेट की 150, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लैंड है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, सही है, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 150। तुमने एंट्री क्या बनाई होगी? पीपी डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई क्रेडिट 50 से। तुम जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर ये रियलाइज नहीं हुआ, भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये 50 रुपए अभी रियलाइज हो गए या जब बेचूंगा तब रियलाइज होंगे? लिख के बताओ, जब बेचूंगा तब रियलाइज होंगे ना? यस सर बिल्कुल, तो तभी मैं कह रहा हूं ये अनरियलाइज इनकम है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पार्क किए ओसीआई, सही है, क्लियर है। सर मैं इसको वापस से मिटा रहा हूं। अच्छा सर हम इसको मिटा दें। करीम बस मैंने ये बताया कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो अनरियलाइज इनकम होती है, इसलिए इक्विटी में जाती है, ओसीआई में रखता हूं मैं उसको, क्लियर है, वो इक्विटी का पार्ट होता है, पीएनएल को हिट नहीं करता। वरना मैं तुम लोगों को एक लॉजिक दूं, आखिरी चीज लॉजिक, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस, मैं सुकून से एक चीज सीखो, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस, मैं वो तला मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, सही है ना, बिल्कुल बाद में जाके बताऊंगा कि फॉर्मेट में कैसे आती है। अच्छा अगर एक बात मुझे बात बताओ, एक कंपनी ने पूरा साल कुछ भी नहीं कमाया, उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की मैं एग्जांपल दूंगा अभी, सुकून से ईमान, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं आगे लेके चल रहा हूँ, मैं बाकी पीछे जो बच्चे ना उनकी क्यूरी को लेके चल रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो 220 बच्चे शो हो रहे हैं सबके सब साथ रहे, सही, सुकून से लेके चलना, रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ कि अगर एक कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया पूरा साल, पर एक काम किया कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गया, और अगर स्टैंडर्ड अलाउ करता कि भाई पूरा का पूरा, मैं रमशा आप पूछ रही हैं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इससे रिलेटेड कैसे, खाली एग्जांपल ओसीए समझाने के लिए बताया मैंने, रमशा मैंने ओसीए समझाने के लिए बताया कि ओसीए क्या होता है, टेक्निकली काइंड ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस जैसा होता है, अनरियलाइज इनकम, सही है। अच्छा अब आगे लेके चलते हैं, मैंने इनको ये समझाया, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि भाई ये स्टैंडर्ड ने पाबंदी क्यों रखी, क्योंकि देखो हर क्यों का जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पूरा साल कोई बिजनेस नहीं किया और आखिर में आके कहती है भाई हमने तो फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो उसके बाद इतने कोई मिलियन रुपीस के एसेट होते हैं वो बिलियन पे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा ज्यादा, और तुम्हारी अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस भी आ जाएगी ज्यादा। दैट मींस कि कंपनी ने पूरा साल ठंड मचाई, काम नहीं किया और सीधा सीधा प्रॉफिट दिखा दिया पीएनएल के अंदर, सही है, तो प्रॉफिट मैनिपुलेट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो शेरोज। अनीस आप जो कह रहे हो ना इन्वेस्टमेंट का सरप्लस पीएनएल में जाता है, ये आप गलत कह रहे हो, ये मैंने सिखाने के कैसे जाता है, वो पहले जो सीखा था तुमने वो उस हद तक के लिए सही था, अभी हम आईएफआरएस 9 सीख रहे हैं, मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ। यहां तक सब साथ हैं भाइयों, एक साथ बताओ ओसीआई क्लियर है, इसकी लॉजिक क्लियर है, ओसीआई क्या होता है? बेहतरीन। अच्छा सर आगे लेके चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, वल्लाह करे बस तुम्हारे दिमाग में चिपका दूं जैसे डेफिनेशन चिपकी हुई है। अच्छा सर अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं समझने के लिए, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तुम लोग मेरा साथ दोगे? हाँ, तुमने एक कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, सही है, मैं हूं कंपनी ए और सामने वाली कंपनी बी है, कंपनी बी के टोटल शेयर्स 1 लाख है, तो सर ये कितने परसेंट होंगे? 100%, सही है सर, ये 100% है। अच्छा कंपनी ए ने इस कंपनी के कंपनी बी के कोई 10% शेयर एक्वायर किए हैं, सही है, कितने हो गए? अच्छा सर 10,000 शेयर एक्वायर किए हैं मैंने, क्लियर सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने इसके 10% शेयर एक्वायर किए हैं जनवरी 1 2018 पे, सर जब मैंने इसको एक्वायर किया होगा तो इस दिन की फेयर वैल्यू पे किया होगा ना?
हाँ या नहीं? अच्छा, इस दिन एक शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर आ रही है सर मेरी 15 पर शेयर। अच्छा, अब इसमें जाके आगे मैं तो चेंज करूंगा, अभी इसे मतलब समझा रहा हूं, से मतलब समझा रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने अकाउंट्स में 10,000 शेयर्स की अकाउंटिंग की होगी या एक शेयर की होगी? 10,000 शेयर्स की, जरा तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 1,50,000, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सर, दैट मीन्स कि कंपनी ए ने अपने पास एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, सही आ रहा है 1,50,000। सर क्या मैं इसको कह सकता हूं ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? कि कोई आपसे पूछेगा, पार वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू है, पार वैल्यू तो 10 होगी ना, मार्केट प्राइस पर शेयर है, 5 रुपए का प्रीमियम है इसमें, दैट है। अच्छा भाई, कोई आपसे पूछेगा आपने 10,000 शेयर कितने के लिए, तुम बोलोगे एक शेयर था 15 का, मैंने लिए 10,000 शेयर, तो टोटल कितने पे किए होंगे? 1,50,000, सेट है। अच्छा, अब मैंने आपको ऊपर एक चीज लिख के दी है, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इसको रखोगे किस पे? फेयर वैल्यू पे। मैं वापस से ऊपर आऊंगा, देखो मैं खाली मतलब समझा रहा हूं दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। अच्छा सर, या तो आप इसको रखोगे फेयर वैल्यू पे, बस वो आपको एक चीज कहता है कि आप अगर इसको फेयर वैल्यू पे रख रहे हो, या तो आप चेंजेस लेके जाओगे ओसीआई से, या तो चेंजेस लेके जाओगे पीएनएल से। अब ये मैंने क्या कहा है मैं अभी आपको नीचे जाके वापस बताता हूं। अच्छा सर, तुम लोग एक बार लिख के बताओगे मुझे, स्टैंडर्ड आपको किस पे रखने को कहता है इसको? जल्दी बताओ, फेयर वैल्यू पे, सही है। अब फिर आपको कहता है कि या तो आप चेंजेस को ओसीआई से लेके जाओगे, या तो चेंजेस को पीएनएल से लेके जाओगे, सेट है। अब ये बिल्कुल बिल्कुल अब यही समझाना है कि क्यों कहता है, क्या है सीन, मंजन क्या है, ये सारा तुम्हारा भाई बताएगा। अब सुकून से एक चीज सीखो सर, मैं आ गया 31 दिसंबर पे 2018, सर इसको मैं कहता हूं ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है। भाई फाइनेंशियल तो रिपोर्टिंग डेट पे बनते हैं। सर अब मैं कह रहा हूं कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, या तो शेयर प्राइस नीचे आएगी। भाई लोग यही हो सकता है ना, मार्केट तो ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, बिल्कुल सही। अच्छा सर, कंपनीज ने जो मंजन शुरू किया ना, कंपनीज ने करना ये शुरू किया, अज्यूम पहला केस देखो, दो पॉसिबिलिटीज ना, केस वन पहले ये वाला करवा देता हूं। बिल्कुल, अब मार्केट में प्राइस हो गई कोई 25, मैंने खरीदा कितने का था, लिख के बताओ? 15 का, हो कितने का गया? 25, कितने का गेन आया एक शेयर पे? 10 का गेन, बेहतरीन हो गया सर। अच्छा सर, जब 10 का गेन आ गया मेरे पास, तो दैट मीन्स के मैंने 25 माइनस 15, पर ये तो एक शेयर का गेन है ना, मेरे कितने शेयर हैं? 10,000। तो सर मैंने एक काम किया होगा, इन्वेस्टमेंट को किया होगा डेबिट, और पीएनएल को, गेन को क्रेडिट, कितने से? सर आप लोग ना मुझे जरा एक चीज बताएं, ये जो गेन है ये मैंने कहाँ पार्क किया है? पीएनएल में, बेहतरीन सर, ये गेन मैंने पार्क किया है पीएनएल में। सर आप जब खुद कह रहे हैं मुझे कि आपने गेन पीएनएल में पार्क किया है, इससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी पीएनएल क्या हुआ होगा? ये भैया मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझाना यही चाहता हूँ कि टोपी ड्रामे क्यों है, इंक्रीज हो गई, तो आपकी ईपीएस भी क्या हुई होगी, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गई होगी।
पता है मार्केट में क्या परसेप्शन गया होगा, ये कंपनी बहुत कमाती है, इसकी ईपीएस देखो एक शेयर पे इतनी कमाती है ये, तो इस कंपनी की कंपनी ए के जो सेल्फ शेयर होल्डर होंगे वो बोलेंगे वाह भाई वाह वीआईपी है, बाकियों को भी लाओ पैसा डालो इस कंपनी में। ये बात समझ आती है? पर ये गेन तुम लोग मुझे बताओगे अभी कहां पार्क हुआ है पीएनएल में? क्लियर है? बेहतरीन हो गया सर। अभी मुझसे एक मतलब अच्छी ने पूछा यहाँ पे कि सर यहाँ पे ओसीआई में क्यों नहीं गया, अभी सिखा देता हूँ कि ओसीआई में कैसे जाता। सर दूसरा केस क्या है, शेयर प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, मतलब हो सकता है ना सर, पॉसिबिलिटी तो सब है ना, पॉसिबिलिटी तो है, मैं वही देख रहा हूं। अच्छा सर जब पॉसिबिलिटी है तो मैंने अज्यूम किया कि ये प्राइस हो गई है सर कोई 11.5। आयत में बिल्कुल आपको बताता हूँ वाई पीएनएल, सुकून से सीखना एक बात, फिर मैं देखो कनेक्ट कैसे करूंगा, अल्लाह की कसम दिमाग में चिपकेगा। अच्छा सर प्राइस हो गई 11.5, अच्छा अब आपको गेन हुआ या लॉस हुआ है? लॉस कितने का, 3.5 का। अच्छा पहले मैं ना इसको जरा कनेक्ट करूं, इसको जरा कनेक्ट करूं, मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में जो इंक्रीज का केस था, आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 10,000 इंटू 25, 2.5 लाख। अच्छा इस वाले केस में देखो सिंपल, देखो मतलब समझाने जा रहा हूं, देखना कैसे चिपकता है दिमाग में। आपने इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ है, सब साथ बताओगे? फेयर वैल्यू पे, बट चेंजेस कहां से लेके गए हो? पीएनएल से, मतलब मतलब समझा रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं, समझ आई बात, मतलब आता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इंग्लिश बैठी दिमाग में? बेहतरीन हो गया सर। अभी देखो मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों कैसे ये अलग है। अच्छा सर हुआ ये, कंपनी की जो प्राइस है ना नीचे आ गई भाई, अब नीचे आ गई तो तुम लोग मुझे बच्चे बता रहे थे लॉस कितने का हुआ, 3.5 पर शेयर का। हाँ जी, हाँ भाई लोग, 3.5 पर शेयर का, बिल्कुल सही। अच्छा सर 3.5 पर शेयर का लॉस है, सही है। अच्छा पर 3.5 तो पर शेयर का लॉस है ना, इसको मैं इससे अलग रखता हूं। तो सर अगर ये पर शेयर का लॉस है तो आप मुझे एक बात बताएं, 10,000 शेयर पे कितना है? सर अब मैं आपको एक चीज सिखाऊं समझने वाली, कंपनीज ने जो टोपी ड्रामे शुरू किए ना, कंपनीज ने क्या कहा भाई, आपने मुझे कहा, अच्छा आईएफआरएस 9 के आने से पहले की बात कर रहा हूं, देखो दिमाग में चिपकाता हूं एक चीज, कंपनीज ने पता है क्या टोपी ड्रामे शुरू किए, लॉस हो गया ना भाई, हमने तो मॉडल चूज किया हुआ था ओसीआई, ओसीआई को किया डेबिट, इन्वेस्टमेंट को किया क्रेडिट, कितने से? अच्छा अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, मेरे भाई और बहनों मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ओसीआई पीएनएल है या इक्विटी है? पीएनएल नहीं है, तो क्या ये लॉस पीएनएल में गिरा है? क्या ईपीएस पे कोई इफेक्ट आया? उधर एक मिनट बताता हूँ, क्या ईपीएस पे कोई इफेक्ट आया? अच्छा तो दैट मीन्स कि आप एक बात समझो, देखो सुकून से, अब पहले इसका मतलब समझ लो अंग्रेजी का, आपने अगर इन्वेस्टमेंट रखी होगी अपनी बुक्स में, तो वो रखी होगी 10,000 इंटू 11.5, कितना आता है भाइयों? 115,000 सर ये आ गया। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओगे, हाँ आपने इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ है? चेंजेस कहां से लेके गए हो? अच्छा अब दैट मीन्स कि मैंने देखो, अब देखो मैंने तुम्हें कसम खा के कहा था ना कि मैं तुम्हें मतलब समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएल का मतलब क्या है, लॉजिक भी बताऊंगा कि दोनों अलग अलग क्यों रखें। सुकून से, बिल्कुल अभी सुकून से, एक में एक मतलब मैंने कहा ना 10 मिनट दो मुझे, बिल्कुल मैं तुम्हें बताता हूँ, सुकून से सीखो।
अच्छा देखो, मैंने खाली अभी मतलब समझाया है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब ये है कि मैं उसको देखो, इनिशियली इनिशियली तुम मुझे बताओगे, हाँ प्लीज, हाँ सब साथ, इनिशियली तुमने इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा था? जल्दी बताओ, कॉस्ट पे, राइट है? और सब्सिक्वेंटली तुम्हें स्टैंडर्ड क्या कहता है, किस पे रखो? फेयर वैल्यू पे। फिर तुम्हें चॉइस देता है कि या तो तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जाओगे, या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे जाओगे। पर एटलीस्ट सब मुझे खाली इतना बता दो, मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों अलग है। इतना समझ आता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पीएनएल का मतलब क्या है? बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन, सही है सर, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब आपको भाई आपका बेसिस ऑफ कंक्लूजन बताएगा कि क्यों अलग रखा गया। देखो यहाँ पे एग्जांपल में ऑलरेडी जॉट डाउन कर चुका हूं। भाई कंपनीज ने टोपी ड्रामे पता है क्या शुरू की है? कंपनीज ने टोपी ड्रामे ये शुरू की है, कंपनीज ने टोपी ड्रामे ये शुरू की है कि भाई जब फायदा होगा ना, हाँ बिल्कुल एक मेथड चूज करेंगे हम, बस मोहम्मद एक मिनट बस मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कंपनीज ने पता है क्या शुरू किया आईएफआरएस 9 के आने से पहले? जब फायदा हुआ तो पीएनएल, बेहतरीन ईमान, और जब लॉस हुआ तो ओसीआई। भाई मुझे बताओ, अगर ऐसे स्टैंडर्ड अलाउ करे तो क्या अकाउंट्स की मैनिपुलेशन आराम से हो सकती है? यस सर, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि भाई अगर ये स्टैंडर्ड अलाउ कर दे तो आराम से मैनिपुलेशन हो सकती है, मजे से हो सकती है। तो सर स्टैंडर्ड नानी माँ का घर नहीं है ना, आईएफआरएस है, और आईएफआरएस आपके भाई को भी आता है, वीआईपी आता है। तो सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको दोनों में से कहीं एक जगह पे जाना है। या तो आप किस पे जाओगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब है सब्सिक्वेंटली रखोगे फेयर वैल्यू पे, चेंजेस लेके जाओगे कहां से? जल्दी लिख के बताओ कहां से लेके जाओगे? हाँ, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, रखोगे फेयर वैल्यू पे, चेंजेस कहां से लेके जाओगे? पीएनएल से। सही है, पर अब मैं, नहीं जवेरिया, ओसीआई इज नॉट बेटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कैसे क्यों क्या होगा। सही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या, करीम थैंक यू सो मच। करीम कह रहा है कि सर मजा आ गया, दिमाग को जंग लग गया था बैठे बैठे। करीम लव यू। मैं वादा करता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा, हसान अली खान बताओ तुम क्या पूछ रहे हो? हसान अली खान जल्दी बता दो। अच्छा सही है। अच्छा देखो, अब सब लोग कह रहे हैं कि सर क्या अप्रोप्रिएट है, ये समस्या तो हमारी सुलझाए ना। मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुकून से सीखो, सबको क्लियर है ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल? और मैंने तुम्हें बता दिया कि मेथड बता दिया है उसने, कि या तो तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आओगे, या तो तुम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आओगे। अच्छा बजान, अब आगे जाके इसके क्या इंपैक्ट्स हैं वो मैंने सिखाने हैं, पर पहले भी लॉजिक तो क्लियर करूँ कि कब किस में जाऊंगा। सुकून से सीखो, सुकून से सीखो। अच्छा अब सुकून से सुनो, देखो हमें मतलब समझ आ गया, हमें डेफिनेशन समझ आ गई, इंपैक्ट हम बाद में सीखेंगे क्योंकि मैं बैठा हूं यहाँ पे सिखाऊंगा। पर अभी मैं क्लासिफिकेशन और कंडीशन तो समझाऊं। देखो यार, तुम मुझे बताओ, अगर तुम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जाओगे, वेलकम बदान, अच्छा अगर तुम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जाओगे तब भी मैनिपुलेशन हो सकती है, तो स्टैंडर्ड आपको क्या ऐसे ही अलाउ करेगा या कुछ कंडीशंस होंगी? कंडीशंस होंगी सर। अच्छा, अब जब कंडीशंस होंगी, बेहतरीन, तो वो कंडीशन आपको भाई बताएगा। वो कंडीशन होती है सर, उसको नाम कहते हैं हम बिजनेस मॉडल। सर हम कहते हैं उसको बिजनेस मॉडल। अच्छा अब स्टैंडर्ड आपको सुकून से देखने क्या चीज कहता है, पहले मैंने मतलब समझा दिया, अब मैं आपको एक्चुअल चीज पे लेके आ रहा हूं। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपकी इंटेंशन, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की, सर आप तो बिला वजह अंग्रेजी लंबी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बन गए, होशियारी हो गई है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
अच्छा सर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड आपको कहता है अगर आपने नियत ये की है कि आप, एक बार सुकून से सुनना, अगर आपने नियत यही की है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखोगे, तुम मुझे बताओगे क्या तुम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जा सकते हो या फिर यहीं रह जाओगे? बेहतरीन हो गया सर, समझ आती है बात। तो अब हमें समझ आ गया कि मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कब आऊंगा। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा सर, मैं वापस से बता देता हूँ। अच्छा सर, वापस से बता देता हूँ भाई, आपने शेयर्स खरीदे 10,000, ये वाली एग्जांपल देता हूँ मैं, ये वाली एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने शेयर्स खरीद लिए 10,000 शेयर्स। अच्छा, आपने, अब मुझे सब साथ देख के बताना, लिख के बताना, आपने इनिशियली इसको इन्वेस्टमेंट को किस पे रिकॉग्नाइज किया भाइयों? कॉस्ट पे। अब आपको, नहीं, इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया, सही है, इनिशियली बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉस्ट पे। सुकून से लेकर चलते हैं। अच्छा, अब सब्सिक्वेंटली आपको इसको किस पे रखना है, लिख के बताओ। फेयर वैल्यू पे। अच्छा, अब फेयर वैल्यू की भी दो चीजें आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। राइट है? अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई सही है, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही कहता हूं कि भाई आपके पास चॉइस है, पर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस मॉडल है आपका। अगर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे इनिशियली, तो भाई मैंने इस पे रिकॉर्ड किए थे ना, ये रहे 1,50,000 पे। अच्छा, अब जब 1,50,000 पे रिकॉर्ड किए हुए, तो सब्सिक्वेंटली मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जाऊं, या तो मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे जाऊं। अब क्या अपनी मर्जी से जाऊंगा या अपना बिजनेस मॉडल देखूंगा? जल्दी लिख के बताओ। मॉडल। अच्छा, अब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने सबने डिसाइड किया भाई ये जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना मेरी, मैं इसको रखूंगा 3 सालों के लिए, 1 साल के लिए, या 1 साल से ज्यादा के लिए। तो आप इसको कहां रखेंगे? उसने खाली आपको डायरेक्शन दी है, सही है, आप आ गए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब ये है कि मैं सब्सिक्वेंटली इसको रखूंगा फेयर वैल्यू पे। लिख के बताना चेंजेस कहां से लेके जाऊंगा। चेंजेस चेंजेस चेंजेस, हाँ ओसीआई से, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चेंजेस ओसीआई से, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब व्हाट इफ, अब व्हाट इफ सुकून से सीखते हैं एक और चीज। एक एक सेकंड सुनना। हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अभी देख लें, अभी देखें, मैं वापस से पीएनएल पे आ गया, दोनों का क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, सुकून से सीखना, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है आपने 10,000 शेयर्स खरीदे, इनिशियली बताओ किस पे रिकॉर्ड किया होगा मैंने, जल्दी से लिख के बताओगे। कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली किस पे रख सकता हूं, फेयर वैल्यू पे। बेहतरीन। अब एक चीज बताओ, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या हमने, मैनेजमेंट ने इंटेंशन ये की है कि मैं ये शेयर्स ना खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, तो मेरा जब काम है ये खरीदना बेचना, कहां रखूंगा? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं बताऊं तुम्हारे दिमाग में क्या गन खुराबात आ रहे होंगे, वो मैं खुद ही क्लियर कर देता हूं। अच्छा, अब एक बंदा कह रहा है सर मुझे लॉन्ग टर्म में रखना है, सुकून से सीखना, मुझे लॉन्ग टर्म में रखना है, फिर भी मेरा दिल है पीएनएल में आ जाऊं, आ जाओ, मना किया है, कोई मसला नहीं है, पर हाँ एक बार सुकून से सीखना, एक बार अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ गए तो ओसीआई में नहीं जा सकते। आया तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप ओसीआई में लेके जाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड ने आपको क्राइटेरिया दे दिया है, आपको बोला है, सही है, आपको बोला है कि आपको हिंट दे दी है कि आपको कहां जाना है, और आपको बता दिया कि भाई लॉन्ग टर्म है तो आप यहां रख लो ओसीआई में, क्योंकि उसमें लॉन्ग। अच्छा देखो, एक और चीज, एक और चीज सीख लो भाइयों, प्लीज प्लीज, एक और चीज सुनना। नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हो सैयद हादी, तुम गलत कह रहे हो कि लॉस होगा तो ओसीआई में, गेन होगा तो पीएनएल में, बिल्कुल नहीं। अगर तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ गए, अब सब लिखना अपने पास, सब लिखना अपने पास, अगर तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ गए तो गेन भी ओसीआई में जाएगा, लॉस भी ओसीआई में जाएगा। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ गए, अदर मॉडल है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग।
ओसीआई से पीएनएल में नहीं जा सकते, पीएनएल से ओसीआई में नहीं आ सकते। देखो यही तो पाबंदी लगाई है स्टैंडर्ड ने, एक बार भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार भी चेंज नहीं कर सकते, डे वन पे तुम्हें डिसाइड करना है। बिल्कुल। अच्छा देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, बेसिक ऑफ कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, सुकून से एक चीज सीखना। बेहतरीन जुनेद, बेहतरीन। अच्छा, अच्छा अब एक सुकून से चीज सीखो। हाँ, दूसरा मॉडल है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। मतलब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई अगर आपने सिक्योरिटी खरीदी बेचने की नीयत से, यानी आपका काम ही यही चलता है खरीदते बेचते हो खरीदते बेचते हो, तो दैट मींस कि आप जेन्युइन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसको पीएनएल में लेके जाओ। अच्छा अब एक और चीज सीखो, मैंने तुम्हें एक नीचे चीज बताई थी, ये देखो ये वाला, ये वाला, ये चीज तुम्हें बताई थी मैं, सुकून से सीखना सारी चीजें। मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि अगर कंपनीज ने क्या करना शुरू किया, फायदा हुआ तो वो कहां लेके जाते थे, लिख के बताओ जल्दी। पीएनएल में। सब प्लीज लिखना। हाँ, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, पीएनएल में। अच्छा नुकसान हुआ तो लोग कहां लेके जाते थे, तो क्या मैनिपुलेशन होती थी? यस सर, लोग कब तक ये टोपी ड्रामे थे। तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या मैनिपुलेशन अलाउड है? तो इसके लिए पाबंदी है, और पाबंदी किसके जरिए लगाई गई? बिजनेस मॉडल के जरिए। मॉडल के जरिए, बिल्कुल सही। अब आपको स्टैंडर्ड कहता है एक ही चीज, इंसान का बच्चा बन के अगर, सुकून से सीखना, स्टैंडर्ड आपको एक ही चीज कहता है, अगर इंसान का बच्चा बन के आप अगर ओसीआई में आ गए हो तो आप गेन भी ओसीआई में लेके जाओगे और लॉस भी ओसीआई में लेके जाओगे। क्या देखो एक एक बच्चा, उस्मान, उस्मान एक में सुकून से सीखो। हाँ, सुकून से एक में रुक जाओ यहाँ पे। उस्मान मुझे ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पीएनएल में आ सकती है। भाई आप ऐसे प्रूफ कर दो कि मैं रखा हूँ पीएनएल में, पर फिर याद रखते देखो मना कहीं भी नहीं है, स्टैंडर्ड ने खाली आपको एक चीज कही है। हाँ बिल्कुल समझ, बिल्कुल सही कह रही हो कि एक ही मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम जाएगा। आपने स्टैंडर्ड ने आपको गाइडेंस दे दी है, यहाँ चले जाओ या वहां चले जाओ, पर हाँ एक बार पीएनएल में आ गए तो ओसीआई में नहीं जा सकते। एडवाइस इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी। अब देखो उस्मान, एक बिजनेस सेंस की बात है, ये अकाउंटिंग से हट गई है। फॉर एग्जांपल मार्केट बूम पे, अगर मार्केट बूम पे, तो भाई मैं जाहिर सी बात है चाहूंगा कि मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ जाऊं, ताकि सारे के सारे गेन पीएनएल में जाए, ईपीएस ज्यादा हो जाए। स्विच नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सब एक साथ बताओगे। अच्छा उसामा, मैं वापस से बता देता हूं, तुम लोग सब एक साथ बताओगे, सही है। तुम लोग सब एक साथ बताओगे मुझे, तुम लोग सब एक साथ चीज ये बताओ, क्या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ गए, क्या पीएनएल में जा सकते हो? अच्छा, तो फिर गेन भी ओसीआई में लेके जाओगे और लॉस भी कहां लेके जाओगे? ओसीआई में। अच्छा, अब जब गेन ओसीआई में जाएगा तो भाई वो रिजर्व में जमा होता रहेगा, और जैसे जैसे वो रिजर्व में जमा होता रहेगा, जब वो रियलाइज हो जाएगा, सुकून से सीखने, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आज तक, इसकी एग्जाम्पल को खाली लिख लेता हूं मैं, इसमें इसमें तुमने यहां पे पीएनएल में गेन कितना बुक किया था? फेयर वैल्यू के बिजनेस मॉडल का नाम है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, सही है। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नाम है, यानी मैंने रखा बेचने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो राफे। अच्छा अब सब एक चीज ना मेरे पास फोकस कर लेना प्लीज भाइयों, प्लीज इधर फोकस कर लेना। अच्छा आपने यहाँ पे गेन कितने का बुक किया था? 1 लाख रुपए का, ये पीएनएल में बुक किया था। अगर मैं अज्यूम करूं व्हाट इफ, अगर मैं अज्यूम करूं कि व्हाट इफ ये मैंने ओसीआई में रखी हुई होती इन्वेस्टमेंट, एक एक करके, हाँ प्लीज एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगा, प्लीज इधर देख लो। अगर ये मैंने ओसीआई में रखी हुई इन्वेस्टमेंट होती तो तुम एक एंट्री बनाते, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट, हाँ या नहीं? जी सर, बिल्कुल ओसीआई क्रेडिट करते हैं। अच्छा अब क्या ये हमेशा ओसीआई में रहेगा? अच्छा आप इससे डिविडेंड कब बांटोगे? जब ये रियलाइज होगा। तो सर अब फॉर एग्जांपल अगर ये, मैं कह रहा हूं व्हाट इफ ये सिक्योरिटी बेच दोगे, तो तुम क्या करोगे? ओसीआई को डेबिट कर लोगे और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं,
सुकून से एक चीज सीखना, सही है, आप सुकून से एक चीज सीखो, ओसीआई का बैलेंस कभी भी पीएनएल में नहीं जाएगा। ओसीआई का बैलेंस ओसीआई से निकल के डायरेक्टली कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग में। स्टैंडर्ड ने इसीलिए तो रिक्वायरमेंट रखी है कि कोई टोपी ड्रा में अलाउड नहीं है। अगर तुमने सिक्योरिटी बेच भी दी तब भी तुम मैक्सिमम कहां पे लेके जा सकते हो? रिटेन अर्निंग में लेके जा सकते हो। अच्छा सर, अभी मैंने कोई सवाल नहीं करवाया, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करवाया सवाल में, मैंने सिर्फ तुम्हें इक्विटी अकाउंटिंग की 2 क्लासिफिकेशन बताई हैं। अब सारे भाइयों और बहनों मुझे खाली एक बात बता दो, एक बात बता दो, मैं इक्विटी सिक्योरिटी को कितने तरीके से रख सकता हूं? लिख के बताना जल्दी। 2 तरीके से, सही है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या पीएनएल। अच्छा, अब कोई तुमसे आज के बाद पूछे कि ये भाई एक ही मेथड में क्यों अलाउ किया गया, कहीं एक ही जगह रहोगे? बिल्कुल, क्योंकि इसलिए बोला गया कि भाई ताकि तुम टोपी ड्रामे नहीं करो, गेन हो तो पीएनएल में जा रहे हो, लॉस हो तो ओसीआई में जा रहे हो, तो दैट मींस कि ये अलाउड नहीं है। बिल्कुल, अब तुम एक ही काम करोगे, या तो ओसीआई में रहोगे या तो कहां जाओगे? बिल्कुल, या तो ओसीआई में रहोगे या तो कहां जाओगे? पीएनएल में। अच्छा, अब तुम्हें एक गाइडेंस दी हुई है, बिल्कुल मैं नमाज के लिए भी ब्रेक दे रहा हूं, खत्म हो गई बात। अच्छा, सुकून से एक चीज सीखो, या तो बिल्कुल बिल्कुल हुदैत, मैं अभी 1 मिनट रुक जाओ बस, खाली आखिरी। हाँ, बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हो आप हमेशा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी यही रूल है, बिल्कुल सही कह रही हो आप। अच्छा, अब एक चीज सुनो, अगर लॉस होता रहेगा तो नेगेटिव में जाता रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। या देखो अलाउ, अभी हसन शेख आपको मैंने अभी इतनी बड़ी एग्जांपल दी कि अलाउड इसलिए नहीं है कि भाई सीधी सी बात है, अगर मैं अलाउ कर दूं तो कंपनीज करना ये शुरू करें, लॉस को ओसीआई में छुपाएं, गेन को पीएनएल में डाल दें। लॉस को इक्विटी डालने से ये होता है कि भाई इक्विटी में लॉस तो पार हो जाता है पर वो पीएनएल के जरिए रूट नहीं होता, और पीएनएल के अंदर अगर लॉस नहीं जाता तो मेरी ईपीएस ज्यादा दिखती है, ओसीआई भी पब्लिश होती है, बिल्कुल सेट है। तो अभी हम इसको यहाँ पे इतना रखते हैं, और प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है सबसे, एक रिक्वेस्ट है सबसे, यार लव यू ऑल, प्लीज सारी क्लासें अटेंटिवली लेना, मैं इतना ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बट तुम भाई का एक काम करोगे, तुम्हारा जो भी फीडबैक है अभी मैं पोस्ट लगाऊंगा उस पर लग के तुम करना, सही है, बताना मुझे, बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं दे दूंगा, सही है। आई लव यू ऑल। और यस, कैसे वो खुलना, कैमरा खुलेगा यार? कैसा रहा यहाँ पे भी बता दो, कैसा रहा तुम्हारा ये सेशन, मजा आया तुम्हें? अच्छा, एक बच्चा पूछा है कि सर लॉन्ग टर्म में ओसीआई क्यों बेस्ट है? तो सर लॉन्ग टर्म में, बेहतरीन उस्ताद, लॉन्ग टर्म में ओसीआई, उस्ताद नजर आ गया तुम लोगों को? अच्छा, एक आखिरी बच्चे का सवाल है उस्मान। अच्छा, एक आखिरी बच्चे का सवाल ये कि बच्चा कह रहा है कि सर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट क्यों रखवाई गई ओसीआई में? तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि भाई जब आपको लंबे टाइम के लिए रखना है इसको, तो लंबे टाइम के लिए रखोगे तो भाई सीधी सी बात है, अब ओसीआई में रखो इसको, बिला वजह पीएनएल को हिट नहीं करो। हुदैर रात को सीएस खेलेंगे, बिल्कुल। अच्छा यार, आई लव यू ऑल, सही है, और फिर इंशाल्लाह एफएआर के ग्रुप पे आ जाओ, सही है, वहां जो सवाल करना हो करना, भाई हाजिर है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में, प्लीज गिव योर फीडबैक, और आई लव यू ऑल, अल्लाह तुम सबको कामयाब करे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास का शेड्यूल तुम्हें बिल्कुल मैसेज भी आ जाएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एफएआर के ग्रुप पर, बिल्कुल। मैं ग्रुप का मतलब लिंक भिजवा देता हूँ, प्लीज खाली एआरटीडी कॉल करके अपने आपको रजिस्टर करवा लें, सेट है। मैं वेट करूंगा अभी, खाली बस तुम लोगों को फीडबैक देना है कि यार मुझे भी पता लगे, असेस कर सकूं कि यार कि किस तरीके से ये सेशन चला और ये सारी चीजें हुई। मैं इसकी अभी वो भेज देता हूँ आपको, सही है, इसकी ये पीडीएफ भी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से, मैं लिंक भी शेयर करवा देता हूँ आप लोगों को, सही है। चलो यार, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के फीडबैक का। ओके, अल्लाह हाफिज। लव यू दानिश।
ये रहा।